सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। पहले हम बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम प्लेज पर मूव ऑन करेंगे। पहले बेलमेंट समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने कोई अपना एक टीवी सेट किसी को दिया है रिपेयर के लिए, या फिर मान लो मैंने अपना गोल्ड नेकलेस का यहाँ एग्जाम्पल, तो गोल्ड नेकलेस मान लो किसी को दिया है कि वो कस्टडी में रखना अपने सेफ, उसे बचा के, मतलब सेफ्टी के लिए दे नहीं जाते किसी को कि हाँ ये गोल्ड मेरा इसके पास पड़ा है। या इवन बैंक वाला इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता। बट मान लो किसी इंसान को आपने कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए हैं फॉर सेफ कस्टडी, तो ये दोनों में क्या कॉमन क्या है कि ये क्यों हम इसको बेलमेंट क्यों बोल रहे हैं। देखो जब भी कोई तरीके के गुड्स जब आप देते हो किसी को, क्यों देते हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे डिलीवर टीवी सेट फॉर रिपेयर, पर्पस डिलीवर गिव द गोल्ड नेकलेस टू बी फॉर सेफ कस्टडी, पर्पस। तो किसी पर्पस के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स, या मतलब गुड्स सामने वाले को दिए हैं, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा वो गुड्स उसको वापस कर दिए जाएंगे। जैसे टीवी सेट दिया है रिपेयर के लिए, जैसे ही रिपेयर का काम खत्म हुआ तो वो ठीक वाला वापस उसको दे देगा। इसी तरीके से गोल्ड नेकलेस जो दिया है वो कस्टडी में रखने के बाद जितने भी टाइम के लिए उसने दिया है उसके बाद वो उसे वापस कर देगा, राइट। सो बेलमेंट यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract कि when the purpose is accomplished it will be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them। मतलब बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसने बोला है कि हाँ ऐसे करना है इस गुड्स का, उस वैसा वो कर दिया जाएगा। मतलब अगर बोला है कि मेरे को वापस करने हैं तूने, तो वो वापस कर दिए जाएंगे। अगर बोला है इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। बेसिकली गुड्स की डिलीवरी पर्पस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है जैसे ही वो काम पर्पस खत्म होगा वो गुड्स वापस कर दिए जाएंगे या डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज बेलमेंट। अब यहाँ पे जो बंदा गुड्स की डिलीवरी कर रहा है उसे बोलोगे बेलर, जो बंदा गुड्स की डिलीवरी ले रहा है उसे बोलोगे बेली। ठीक है, तो ये दो जो आपने इसमें एलिमेंट्स बोल लो बेलमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना। जब आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो मनी, ठीक है, पर्पज़ के लिए कराया है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये नहीं है ना कि आपने जो 300 के 3 नोट्स अगर दिए हैं तो वही वाले वापस आएंगे। बट बेलमेंट में यही होता है, जो गुड्स आप देते हो वही वाले आपके पास आने चाहिए। इसलिए डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज़ नॉट बेलमेंट। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्नामेंट्स अगर आप बैंक के लॉकर में रखवा रहे हो तो वो बेलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चाबी तो आपके पास है, आपने उसको थोड़ी दी है, आपके पास ही है, बस रखे कहीं और जगह में, राइट। सो कीज आर विद द ओनर, सो ऑर्नामेंट्स आर इन पोजेशन ऑफ ओनर, आपके पास ही पोजेशन है उसकी, सो दैट इज अगेन नॉट बेलमेंट। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट की, एक तो मैंने बोला कि एग्रीमेंट होता है कि अब वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अगेन कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का एग्रीमेंट है, प्लस एक डिलीवरी ऑफ गुड्स जो आप करते हो, प्लस जैसे मैंने बोला एक पर्पज़ के लिए करते हो, प्लस वो रिटर्न होना होता है सेम फॉर्म में या ऑल्टर्ड फॉर्म में एज डिजायर्ड जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल के। तो यही ऊपर मैंने जो डेफिनेशन में बोला वही उसके क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट या काइंड्स ऑफ बेलमेंट। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड ग्रेचुटस या नॉन ग्रेचुटस। क्या मतलब है इनका, ग्रेचुटस या नॉन ग्रेचुटस? अगर तो कंसिडरेशन नहीं है तो ग्रेचुटस, अगर कंसिडरेशन है बेलर और बेली के बीच में तो नॉन ग्रेचुटस। अब आप बोलोगे दोनों कैसे हो सकता है? देखो मान लो मैंने किसी को बाइक दी विदाउट एनी चार्ज की, हाँ उसने बोला यार मेरे को एक बार बाइक दे, सामने से कुछ सामान लाना है, तो मैंने उसे अपना डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया पर्पज़ के लिए और वो मुझे वापस करेगा वही बाइक, है ना, जब वो वापस काम से आ जाएगा। सो अगेन दिस इज क्या, ग्रेचुटस बेलमेंट, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी, उसने कोई पैसे लेन देन नहीं हुआ ना वहाँ पे। नॉन ग्रेचुटोस जहाँ पे जहाँ पे कंसिडरेशन है, जैसे मान लो मैंने टैक्सी हायर की है, तो मैंने उससे टैक्सी ली है और जैसे ही मैं अपना काम करके आऊँगा मैं उसे पैसे दूंगा और वो कार जो है वो वापस होगी। तो यहाँ पे क्या है, नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन आ गया। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अगर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट बोले, जैसे मैंने बोला कि ये आप जो कर रहे हो किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हो, बेसिकली कोई बेनिफिट है ले रहा है इससे। अब वो बेनिफिट हो सकता है बेलर ले रहा हो सकता है बेली ले रहा हो सकता है दोनों ले रहे हो। तो ऑन एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली और म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, इसके बेसिस पे ये तीन हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट की बेनिफिट कौन ले रहा है आपके उसका। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, पहले डिफरेंस कर लेते हैं ग्रेचुटोस और नॉन ग्रेचुटोस में।
जैसे मैंने बोला इसमें कंसिडरेशन नहीं होती, इसमें कंसिडरेशन होती है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा लेके चलोगे कि बस मैंने वैसे ही किसी को अपनी बाइक दे दी सामान लाने के लिए, उसमें किसका लेके चलोगे कि टैक्सी मैंने हायर की है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे सारे डिफरेंसेस देख लो। फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट, अब जैसे बाइक है तो सामने वाले को चाहिए थी इसलिए मैंने बस दे दी है ना, तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए मेरा भी हो सकता है कभी कभी, उस सामने वाले का भी हो सकता है, तो बेसिकली लेकिन होता है एक ही का। नॉन ग्रेचुइटस यूजुअली म्यूचुअल बेनिफिट का, जैसे टैक्सी वाले में सामने वाले को भी पैसे मिलेंगे और मेरे को जो टैक्सी का बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ बेलर फॉर द अननोन डिफेक्ट्स। अब ये होता है कि जो डिफेक्ट नहीं पता, जैसे उस बाइक में कोई डिफेक्ट था बट वो पता नहीं था मेरे को कि उस बाइक में डिफेक्ट है और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या वो मुझसे आके डैमेजेस क्लेम करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी। सो यहाँ पे बेलर इज नॉट लाइबल टू बेली फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द गुड्स नॉट नोन टू हिम। अगर हाँ पता था तो मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं पता मेरे को और कंसिडरेशन के बिना वाली ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो फिर मैं लाइबल नहीं हूँ, ठीक है, उसके लिए। बट हाँ टैक्सी वाले केस में अलग होता है, उसमें अगर उसे नहीं भी पता था तो भी वो लाइबल है कि भाई तेरी टैक्सी है, तेरे को नहीं भी पता तो पता हो करके कैसे तैसे उसे बताना चाहिए था, क्योंकि अगेन पैसे का कंसिडरेशन है ना वहाँ पे। सो नॉन ग्रेचुइटस में ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे अगर आपको उसके किसी कोई डिफेक्ट के बारे में नहीं भी पता फिर भी आप लायबल माने जाओगे कि अगर उस नुकसान होता है उसको किसी आपकी प्रोडक्ट को या गुड्स को। डीलर्स ड्यूटी टू बियर दी एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रेचुइटस जो होता है उसमें ग्रेचुइटस है उसमें कंसिडरेशन पहली बात होती ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस तो सारे बियर करने होते हैं, मतलब उसको बेलर जो है उसको रीपे करना पड़ेगा सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो नॉर्मल वाले हैं मतलब नेसेसरी वाले या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कोई एक्सपेंसेस लगे वो भी, ठीक है। तो दोनों टाइप के एक्सपेंसेस उसको बियर करने पड़ेंगे। बट हाँ जो नॉन ग्रेचुइटस है उसमें अगेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती ही है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सपेंसेस है वो बियर करने होंगे, जो नॉर्मल वाले होंगे वो बियर नहीं करने होंगे, ठीक है। ओनली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, बेलमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या पर्पस, देखो इट कैन बी टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट भी हम आगे करेंगे, वैसे सिलेबस में नहीं है आपके। बट देखो जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है और नॉन ग्रेचुइटस है दोनों में टर्मिनेशन का अलग है, क्या कि टर्मिनेशन अगर आप नॉन ग्रेचुइटस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ वो पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आप कर सकते हो। यहाँ पे ये नॉन ग्रेचुइटस का देखो, टर्मिनेटेड ऑन दी एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड या फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, मतलब जब वो पर्पस फुलफिल हो गया या वो पीरियड खत्म हो गया तभी वो टर्मिनेशन होता है। लेकिन जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है वो कभी भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हुआ है या वो स्पेसिफाइड पीरियड था भी या नहीं था उसका कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेलर या बेली की, टर्मिनेशन नॉन ग्रेचुइटस में टर्मिनेट तभी होता है जब डेथ ऑफ बेलर या बेली होता है, बट डेथ ऑफ बेलर या बेली नॉन ग्रेचुइटस वाले को टर्मिनेट फिर भी नहीं करती, समझ लो। तो वहाँ पे वो इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड एंड वो टर्मिनेटेड, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ जो रिवॉर्ड हमने किया था। देन कंसिडरेशन के बेसिस पे था, ये वाला बेनिफिट के बेसिस पे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट देखो जैसे मैंने बताया कि वो हो सकता है सिर्फ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए हो, जैसे मैंने बोला ना कि किसी को ज्वेलरी दे के आ रहे हो सेफ कस्टडी में रखने के लिए, तो ये तो बस आपका ही बेनिफिट है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा ना, उसको तो बस काम है मिल गया एक एक्स्ट्रा। एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली भी हो सकता है कि मान लो वो सामने वाले को एक बुक चाहिए थी, वो मैंने उसे बुक दे दी ऐसी कि उसका पेपर था, तो सिर्फ सामने वाले का बेनिफिट है, मेरा तो कुछ बेनिफिट नहीं है। या म्यूचुअल बेनिफिट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला टैक्सी हायर करने का, कि सामने वाले को भी बेनिफिट है, पैसे मिल रहे हैं और मुझे टैक्सी मिल रही है, दोनों का बेनिफिट। तो ये तीनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इसके बाद चार टॉपिक्स आते हैं, ध्यान रखना। बेलर और बेली, इनके ड्यूटीज़ और इनके राइट्स, ये चार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, ड्यूटीज़ ऑफ बेली, ये चीज़ समझना, जो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर हैं वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे किससे, राइट्स ऑफ बेली से। एंड इसी तरीके से ये वाले जो है ये किससे मिलते जुलते होंगे, राइट्स ऑफ बेलर से। क्यों? क्योंकि अगेन जो सामने वाले की ड्यूटी है करना वो मेरा हक है उस ड्यूटी को करवाना, राइट, कि मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ वो ड्यूटी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। सो ये थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे तो आप उसको ध्यान में रखते हुए याद कर सकते हो, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, यानी कि जो बंदा गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, तो पहली चीज़ उसकी ड्यूटी है कोई डिस्क्लोज़ करना कि भाई उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। और जैसे मैंने बताया ग्रेचुइटस में ही इज़ बाउंड टू मतलब डिस्क्लोज़ जो भी है, जो मटेरियल उसे पता है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे पता होनी चाहिए। हाँ अगर मुझे ही नहीं पता,
तो फिर मैं लाइबल नहीं होऊंगा अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में अगर पता है चाहे नहीं पता है, दोनों केस में मैं लाइबल होऊंगा, क्योंकि अगर कोई उसे लॉस होता है सामने वाले को। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ठीक है, देन ड्यूटी टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ द बेलमेंट, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर आप ग्रेचुइटस बेलमेंट की बात कर रहे हो तो सिर्फ नेसेसरी वाले भरने पड़ेंगे और एक्स्ट्रॉर्डनरी भी भरने पड़ेंगे अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है। अगर नॉन ग्रेचुइटस है जिसमें कंसिडरेशन होती है, उसमें सिर्फ आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी वाले भरने होते हैं, नेसेसरी वाले नहीं। ठीक है, देन आ जाओ आप थर्ड, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द लॉस इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। जैसे मैंने बताया था ऊपर कि जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है वो टर्मिनेशन कभी भी हो सकती है, मतलब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफाइड पीरियड या पर्पस का पूरा होना हो तभी टर्मिनेशन होता है, ऐसा नहीं होता, राइट। ग्रेचुइटस में कभी भी टर्मिनेशन हो सकता है। तो वो अगर आप पहले ही कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। तो अगर वो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो रहा है एंड उसमें अगर कोई लॉस इनकर हो रहा है, तो आपका वो बेलर का ड्यूटी है बेली को इंडेमनीफाई करने का, कि अगर उसका सामने वाले को लॉस हुआ तो आपको वो कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट। सो इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट, the bailor can terminate the bailment anytime, and in case he does so and the loss suffered by bailey is greater than the benefits derived by him, bailor is liable to indemnify the bailey। ठीक है, कि मतलब हाँ, अगर आपने कर लिया प्रीमेच्योर टर्मिनेशन तो आपने अगर कोई लॉस इनकर किया बेली ने, तो और वो उसके बेनिफिट्स से ज़्यादा बड़ा लॉस है, जितना उसने बेनिफिट इनकर किया है, गेन किया, डिराइव किया, उससे ज़्यादा का उसे लॉस हो गया, तो बेलर का ड्यूटी है उसको लॉस को इंडेमनीफाई करने का। ठीक है, देन ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द लॉस इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। ये डिफेक्टिव टाइटल का केस भी मैंने बताया था पिछले किसी वीडियो में कि हाँ, अगर डिफेक्टिव टाइटल का केस आ रहा है तो भी आपका ड्यूटी बनता है इंडेमनीफाई करना उसको। देन ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स, कि बेलर का ड्यूटी है ना कि हाँ, उसने गुड्स डिलीवर किए हैं किसी पर्पज़ के लिए, जैसे ही वो पर्पज़ या टाइम पीरियड खत्म होगा उसको वापस भी रिसीव करना है। किसी पता लगे सामने वाला गुड्स दे रहा है, आप रिसीव करने के लिए वहाँ हो ही नहीं, तो इट इज़ नॉट राइट, राइट। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द बेली आफ्टर द पीरियड और ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। इफ़ ही फेल्स देन ही इज़ लाइबल टू रीइंबर्स द एक्सपेंसेस। हाँ, कि अगर वो आपने रिसीव नहीं किए गुड्स तो फिर बाद में एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको रीइंबर्समेंट मांगता है वो सामने वाला जो बेली है, तो फिर आपको वो देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, अब ये ड्यूटीज़ ऑफ बेलर थे, अभी आप ड्यूटीज़ ऑफ बेली पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब जिसको गुड्स मिले थे, तो पहली चीज़ तो ये है कि गुड्स आपको मिले हैं तो आपकी ड्यूटी है उसका ख्याल रखना, कि गुड्स को उसका जो भी केयर मांगता है वो आप रखोगे। देन नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़, जो बस यूज़ के लिए आपको दिया गया है उसी के लिए, है ना। कि मान लो नेकलेस दिया था गोल्ड का कस्टडी में रखने के लिए, आप उसको शादी में पहन कर चले गए, किसी और का था, तो दैट इज़ नॉट राइट। अथोराइज्ड यूज़ जो है वही करना है आपको। देन नॉट टू मिक्स द गुड्स, कि अपने गुड्स और उसके गुड्स को मिक्स मत कर देना, है ना, कि उसने जो दिए हैं उसको अलग अलग से संभाल के रखने। तो यहाँ पे भी केस आते हैं दो, कि when the where the bailey mixes bailor's goods with his own goods with the bailor's consent, कि अगर तो सामने वाले का कंसेंट है तो क्या होता है, देखो, अ बेलर इज नॉट अलाउड टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, जनरल रूल है। लेकिन अगर सामने वाले का कंसेंट है कि हाँ चल तेरे को मिक्स करना है तो कर दियो, तो उस केस में बोथ पार्टीज शैल हैव इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर, कि हाँ मिक्सचर में जो रेशो बेसिकली है वो प्रोपोर्शन वही रहना चाहिए। Then where the bailor mixes the goods without the consent of the bailor, bailey mixes the goods without the consent of bailor and the goods are separable, कि हाँ अलग अगर हो सकते हैं तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ सेपरेशन अलग अलग हो सकते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट जो लगेगी वो फिर बेली को ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्यों किया मिक्स उसके कंसेंट के बिना, है ना। देन अगर सेपरेबल ही नहीं है तो अगेन आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बेली को टू दी बेलर। ठीक है, फॉर द वट एवर द लॉस इज इनकर्ड। ठीक है, ये आपका ड्यूटीज़ ऑफ बेली था। एक और ड्यूटी है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, है ना, कि जिस कंडीशन में आपने लिए हैं उसी कंडीशन में या जो भी प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्ट्रैक्ट में उस कंडीशन में आपको वापस देने हैं विदाउट द एक्सपायरी ऑफ वो पीरियड या वो पर्पज़ का कंप्लीशन होके ही वापस देने उसको। ड्यूटी टू रिटर्न एनी नेचुरल इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, आपको कोई उससे प्रॉफिट हो गया अपने आप ही, या फिर कोई नेचुरल उसमें इंक्रीज़ आ गया है, तो वो ये नहीं है कि आप सिर्फ उतना ही दे रहे हो जितना उसने दिया था, वो इंक्रीज़ या प्रॉफिट भी मिला के देना होगा। जैसे मान लो एक काऊ दी थी किसी को कस्टडी में रखने के लिए एंड उस काऊ का एक बच्चा हो गया, तो आप ये नहीं है ना सिर्फ वही वाली काऊ दो कि हाँ तूने तो मेरे को बस फ्री दिया था मैं वही वापस दूंगा, नहीं, आपको बच्चा भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो देन ये तो हो गए ड्यूटीज़। अब राइट्स पे आ जाओ, राइट्स ऑफ द बेलर। बेलर के राइट्स किससे मिलेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ बेली जो भी अभी किए हैं।
एक तो राइट्स टू एनफोर्स द बेलीज ड्यूटी, पहला राइट तो यही है कि सामने वाले की ड्यूटीज एनफोर्स करवाने का हक है आपके पास। देन राइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट होगा, जैसे मैंने बोला कि मान लो बेली कुछ ऐसा करता है जो कि कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं उससे मिलता जुलता नहीं है, या उसके अगेंस्ट कुछ अगर वो कर रहा है, तो बेलर जिसने गुड्स दिए हैं उसके पास ये चीज़ का हक है कि भाई नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन कर रहा हूँ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड, है ना, या जो भी पर्पस था उस पूरा होने से पहले ही आप टर्मिनेशन कर सकते हो। एंड ये कौन से केस में था? ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में था, ठीक है। देन राइट टू डिमांड द गुड्स बैक, ये भी है ना, आपके पास हक है गुड्स अपने वापस मांगने का। एंड हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रेचुइटस में कभी भी मांग सकते हो, नॉन ग्रेचुइटस में तो पूरा कंप्लीशन होने के बाद ही मांग सकते हो। देन राइट टू डिमांड गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट, कि जब वो पीरियड खत्म हो गया या पर्पस खत्म हो गया तो आप रिटर्न डिमांड कर सकते हो। ऊपर वाला की ये था कि ग्रेचुइटस में आप पहले भी मांग सकते हो, ठीक है। राइट टू क्लेम एनी इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये भी जैसे मैंने बोला ना, ड्यूटीज ऑफ बेलर से, ड्यूटीज ऑफ बेली से मिलेगा है। सो वो लास्ट पॉइंट उसका भी यही था कि अगर कोई इंक्रीज या प्रॉफिट होता है तो उसको भी आप क्लेम करने का हक है, सामने वाले की ड्यूटी है और आपका हक है उसको क्लेम करना। देन राइट्स ऑफ द बेली, जिससे मिलेंगे ये ड्यूटीज ऑफ बेलर से। एक तो वही कि अगर आप फॉल्टी गुड्स हैं तो डैमेजेस अगर होते हैं तो आप वो क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में आप सारे टाइप के एक्सपेंसेस रीइंबर्स करवा सकते हो, नॉन ग्रेचुइटस में सिर्फ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवा सकते हो, ठीक है। देन राइट टू बी इंडेमनीफाइड, जैसे मैंने बोला कि अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट का केस है तो आपके पास प्री मेच्योर टर्मिनेशन का भी ऑप्शन होता है, उसमें यू हैव द राइट टू गेट इंडेमनीफाइड अगर कोई लॉस होता है, ठीक है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ बैड टाइटल, ये भी मैंने पिछले वाले ड्यूटीज में बताया था। देन राइट टू डिलीवर बैक द गुड्स इन केस ऑफ जॉइंट बेलर्स, ये क्या है कि अगर मान लो दो बेलर्स हैं जो दोनों ने सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं बेसिकली उस गुड्स के, तो में से किसी को भी बेसिकली वो वापस डिलीवर किए जा सकते हैं ना, एज लॉन्ग एज कॉन्ट्रैक्ट में वैसा कुछ लिखा नहीं है उसके अगेंस्ट। देन राइट टू क्लेम द डैमेज इन केस ऑफ, यही कि अगर सामने वाला जो है रिसीव नहीं कर रहा है गुड्स को, तो यू हैव द राइट टू क्लेम डैमेजेस उस केस में भी, है ना। देन राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, ये राइट ऑफ लियन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, दिस इज कंप्लीट टॉपिक जो आपका आएगा। क्या है देखते हैं। बेलर इज ऑल्सो इंटाइटल टू द राइट ऑफ लियन फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज। राइट ऑफ लियन क्या होता है? राइट टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल द चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स आर पेड। इसका मतलब ये है कि जब तक वो सामने वाला उस जो भी चार्जेस जो ड्यू हैं या जो भी सामने वाले को पेमेंट करनी है, वो पेमेंट जब तक नहीं करता तब तक आपके पास इस चीज़ का हक है कि आप उसके गुड्स को अपने पास रख सकते हो, कि भाई पहले पैसे पूरे कर फिर ही तेरे को ये दूंगा मैं गुड्स तेरे, ठीक है। तो ये राइट ऑफ लियन को अच्छे से समझते हैं क्या है। देखो, एक होता है जनरल लियन और एक होता है पर्टिकुलर लियन। क्या है ये दोनों चीज़ें? Factory bankers, factory wharfingers, attorneys of high courts and policy brokers may, in the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of account any goods billed to them, but no other person have a right to retain as a security for such balance goods billed to them unless there is an express contract to that effect. यानी कि जैसे कोई बैंकर वगैरह नहीं होते, बैंक में एज अ सिक्योरिटी कुछ रखवाते हैं गिरवी, तो उसके पास हक है ना बैंकर के पास कि वो सिक्योरिटी को रख सकता है अपने पास, क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी ही रखवाई है। सो एज अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट वो उस सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है। हाँ, एज लॉन्ग एज कॉन्ट्रैक्ट में उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ कॉन्ट्रेरी लिखा नहीं। बट हाँ, जनरल लियन का मतलब यही है कि बैंकर्स मतलब ये स्पेसिफिक टाइप के जो लोग हैं जिनके पास वो सिक्योरिटी एज वो आती है, वो उसको एज अ सिक्योरिटी एज अ जनरल वो कि आपका अकाउंट का बैलेंस की वजह से ये सिक्योरिटी आपकी रख रखी है हमने, दैट इज जनरल लियन। दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल टू बाकी और कोई गुड्स, है ना, कि मतलब और कोई लोग, कि और कोई लोगों में ये एप्लीकेबल नहीं होता कि वो ऐसे किसी का भी कुछ भी सामान एज ए सिक्योरिटी रख लें, है ना। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर लियन कि कोई स्पेसिफिक गुड्स की, जैसे अभी हमने पीछे बात की, वो पर्टिकुलर लियन था कि कोई स्पेसिफिक गुड्स किसी ने किसी को दिए थे और उससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं वो अभी ड्यू हैं, तो सामने वाले पास हक है कि हाँ मैं तेरा गुड्स रिटेन रख रहा हूँ जब तक तू मेरे को बाकी के ड्यूज अपने क्लियर नहीं करता, है ना। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। देखो, पर्टिकुलर लियन जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक गुड्स को लेके होता है। जनरल लियन सारे गुड्स जो भी बेसिकली उस ट्रांजैक्शन में हुए हैं उसको वो कर सकते हैं ना, बेसिकली जैसे बोलो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के बेसिस पे। नेचर ऑफ राइट, ये अगेन मैंने बताया, इट इज इम्प्लाइड फॉर ऑल दी पेज। पर्टिकुलर लियन स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, वो सब के लिए अप्लाई होता है। जनरल लियन जैसे मैंने बोला सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज में, जैसे मैंने बोला ना, बैंकर्स हैं या फैक्ट्रीज, वॉर फिंगर्स, अटर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ठीक है। देन एक्सक्लूजन, जैसे मैंने बोला कि मान लो
एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफिकली लिख ही दिया है कि वो नहीं करना, तो फिर वो हो ही सकता है ऑब्वियसली, है ना, कि नॉन स्पेसिफाइड वाले जो कैटेगरीज हैं वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो अगर आपने लिख दिया है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट करा है उसको लेके। इसी तरीके से जनरल लियन वाले भी राइट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो बाय स्पेसिफाइड कैटेगरीज बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, है ना, कि अगर एग्रीमेंट में वो लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंस हो गया पर्टिकुलर और जनरल लियन, ये लियन का एक टॉपिक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना। बाकी मैंने आपको 4 जो टॉपिक्स बताए राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों दोनों के, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर दैट मतलब तुम याद करके जा रहे हो वो, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हम प्लेज के टॉपिक पे आते हैं। देखो प्लेज का क्या मतलब है, जब आप बेलमेंट करते हो किसी गुड्स का एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, कि आपने कोई मान लो डेट का पेमेंट करना है या कोई भी प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करना है, दोनों के लिए एज अ सिक्योरिटी जब आप गुड्स का बेलमेंट करते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्लेज। यानी कि मतलब आपने किया बेलमेंट ऑफ गुड्स ही मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अस पर्पज, और वो डिलीवर आपको वापस हो जाएंगे, है वही चीज़, लेकिन उसका पर्पज अब क्या है, एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। समझ रहे हो, वो पर्पज बस बदल गया। सो बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड पॉनर एंड द बेली इज कॉल्ड पॉनी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बेलमेंट का ही एक स्पेशल टाइप हो गया है ना, कि पर्पस बस स्पेसिफिक कर दिया अगर, कि एज अ सिक्योरिटी रखा है वो, देन यू कॉल इट प्लेज। ठीक है, तो अब बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस करते हैं। देखो बेलमेंट में जैसे मैंने बोला, डिलीवरी अगेन फॉर सम पर्पस एंड वो वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, प्लेज में फॉर अ सिक्योरिटी आप रखते हो कि डेट के लिए या प्रॉमिस कोई भी उसके लिए। ठीक है, पार्टीज बेलमेंट में जैसे मैंने बोला बेलर एंड बेली, प्लेज में पॉनर एंड पॉनी। ठीक है, देन पर्पस, उसमें क्या था, पर्पस कोई भी हो सकता है उसमें। प्लेज में तो मैंने बताया पर्पस क्या है, एज अ सिक्योरिटी रखना। ठीक है, कंसिडरेशन, अब बेलमेंट में जैसे मैंने बोला कंसिडरेशन हो भी सकती है, हो सकता है बिना उसके भी हो, ग्रेचुइटस भी हो सकती है, नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकती है, राइट। प्लेज में लेकिन यूजुअली क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, तो यूजुअली कंसिडरेशन होती ही होती है। ठीक है, राइट टू सेल द गुड्स, देखो अब बेली में जैसे मैंने बोला कि नहीं, वो तो सेल नहीं कर सकता ना, उसके पास बस जिस पर्पस के लिए उसे रखवाया है गुड्स वो वापस करने हैं उसने, है ना, तो नो राइट टू सेल, क्योंकि उसने बेसिकली क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं गुड्स। पॉनी के पास लेकिन राइट टू सेल होता है, क्यों, अगर रिडीम नहीं कर रहा वो सामने वाला गुड्स, तो पॉनी के पास राइट है कि वो उस गुड्स को सेल कर सकते हैं। देन राइट टू यूज़ द गुड्स, अगेन क्या बेली के पास राइट होता है यूज़ करने का, लेकिन यूजुअली नहीं, बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि हाँ तू यूज़ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। प्लेज जो है वो एज अ सिक्योरिटी है ना, सिर्फ एज अ सिक्योरिटी आपके पास पड़ी, अब उसको किसी भी सेंस में यूज़ नहीं कर सकते, एज अ सिक्योरिटी। मान लो आप बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी गिरवी कुछ रखवा रहे हो आप ज़मीन, तो ये नहीं है ना उस ज़मीन पे वो बैंक वाला खेती कर रहा है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस वाज लेजेंड पेलमेंट का टॉपिक। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर एंड पॉनी ये भी आता है, बट अभी जो एनईपी वाला सिलेबस है उसमें इट इज़ नॉट देयर, सो यू डोंट हैव टू रियली लाइक डू इट। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में आई डोंट थिंक सो कुछ है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय।